नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में संभावित बाढ़ से बचाव की तैयारी शुरू। आईफा अवार्ड मिलने पर आया पंकज त्रिपाठी का रिएक्शन। गलत जगह पार्क हुई गाड़ी की फोटो भेजने पर मिलेंगे 500 रुपए। आज बिहार बंद का समर्थन करेगी राजद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना ने निकाली रिक्तियां। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स पटना ने वित्तीय सलाहकार, लेखा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ खरीद सह स्टोर अधिकारी, CSSD अधिकारी, CSSD पर्यवेक्षक, वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्य आहार विशेषज्ञ, मुख्य चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी के कुल मिलाकर 19 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा, स्नातक, BSc, BE, BTech, BLIB, MA या MCOM या MSc या PG डिप्लोमा या फिर MSMD, MSW, MHA या समकक्ष INR प्रासंगिक अनुशासन और 5 से 15 प्रासंगिक नौकरियों में कार्य करने का वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट aimspatna.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ही कुल मिलाकर 18 एजेंडों पर मुहर लग गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत ही अब समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 45 अरब 41 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही अब बिहार में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में अध्ययनरत PG, PhD फेलोशिप एवं इंटर्न के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से 2022-23 में भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका +2 उच्च विद्यालय मुंगेर में भवनों के निर्माण के लिए 51 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही प्रस्तावित बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण हेतु विभिन्न कोटे के कुल 27 पदों के सृजन की स्वीकृति है। वहीं इस दौरान बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अनुमोदन के संबंध में स्वीकृति मिली है। पुलिस मुख्यालय ने दी प्रदर्शनकारियों को चेतावनी। बिहार में जारी अग्निपथ योजना के खिलाफ संभावित जुलूस और प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड में काम कर रहा है, जिसके तहत यह पटना सहित पूरे बिहार में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज मस्जिदों में नमाज के बाद अब निकलने वाले जुलूस और अग्निपथ योजना के खिलाफ होने वाले संभावित प्रदर्शन को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से राजधानी पटना समेत पूरे जिले और बिहार के अन्य जिलों में भी अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों और बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पटना की बात करें तो मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के साथ ही पर्याप्त संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की कंपनियों को भी बिहार बुलाने की बात कही गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री की। बाबू देवकी नंदन खत्री का जन्म आज ही के दिन यानी कि 18 जून 1861 को हुआ था। बाबू देवकी नंदन खत्री ने हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक का काम किया है। उन्होंने चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया था। इस किताब का रसास्वादन के लिए ही कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। बाबू देवकी नंदन खत्री ने तिलिस्म, अय्यार और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। जितने हिंदी पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं किए हैं। आईफा अवार्ड मिलने पर आया पंकज त्रिपाठी का रिएक्शन। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टरों में से एक है। उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की है। पंकज ने हाल ही में उस किस्से के बारे में बताया है जब हाल ही में अबुधाबी में हुए आईफा अवार्ड्स में उन्हें अवार्ड मिलने पर सभी ने तालियां बजाई थी। पंकज ने बताया है कि उनकी जीत पर जब ऑडियंस उनकी तारीफ में तालियां बजा रहे थे तो उस वक्त वो कंफ्यूज हो गए कि उन्हें किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला है। इतना ही नहीं, पंकज ने मीडिया से भी अपने इस कंफ्यूजन के बारे में पूछा। पंकज ने बताया कि उन्होंने फिर मीडिया से पूछा कि फिल्म लूडो या 83 में किस फिल्म के लिए उन्हें सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है। बता दें कि लूडो में पंकज ने राहुल सत्येंद्र सत्तू का किरदार निभाया था जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, 8 डिग्री तक गिरा तापमान।
उत्तर बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके बाद से दक्षिण बिहार में मानसून की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके कारण पटना के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों का प्रभाव दिख रहा है। कई जिलों में बारिश भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रदेश के 5 जिलों पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई, जबकि पटना समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में अगले 24 घंटे में बिजली कड़कने और बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश के आसार बताए गए हैं। वहीं विभिन्न जिलों में हुए बारिश के कारण कई जिलों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। पटना पहुंचे पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी यूसुफ पठान बीते दिन बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जिसके तहत ही वो खगौल के जगजीवन स्टेडियम में चलने वाली क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान के कार्यक्रम मास्टर क्लास ऑफ यूसुफ पठान के तहत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सह क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान के निदेशक यूसुफ पठान और मैनेजिंग डायरेक्टर हरमीत वासुदेव अकेडमी के लोगों से मिलने पहुंचे, जहां अकेडमी के डायरेक्टर वंदना सिंह और रामा रंजन प्रसाद सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर यूसुफ पठान का स्वागत किया। जहां पर ही पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाले प्रशिक्षुओं को टिप्स दी। पठान सारे प्रशिक्षुओं से मिले भी, विशेष रूप से उन्होंने नन्हे क्रिकेटरों से मुलाकात की और उन्हें ज्यादा समय दिया। बिहार में 14 ट्रेनें राख। बिहार में इन दिनों जारी युवाओं के आक्रोश ने अब हिंसक रूप ले लिया है। आलम कुछ यूं है कि बीते 3 दिन के बवाल में युवाओं ने सरकारी संपत्तियों को खूब नुकसान पहुंचाया है। उपद्रवियों ने रेलवे को अपना निशाना बना लिया है। खबर लिखे जाने तक आई जानकारी के अनुसार युवाओं ने बिहार में 14 ट्रेनों को फूंक दिया है। इसमें से कुछ ट्रेनें बिहार से बाहर जाने वाली थी। समस्तीपुर में 2 एक्सप्रेस ट्रेन, लखीसराय में 2 एक्सप्रेस ट्रेन, दानापुर में 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को आग लगा दी गई है। इसके अलावा सुपौल में डेमू ट्रेन, आरा में 1 मेमू ट्रेन, फतुहा में 1 मेमू ट्रेन को आग लगाई गई है। गया किऊल रेलवे मार्ग के पैमार स्टेशन पर 1 पार्सल ट्रेन को आग लगा दी गई। बिहार में संभावित बाढ़ से बचाव की तैयारी शुरू। समूचे बिहार भर में भले ही बारिश का असर देखने को अब तक ना मिला हो, लेकिन बिहार में बाढ़ की स्थिति जरूर एक बार फिर से उत्पन्न होने लगी है, जिसको देखते हुए ही बिहार में बाढ़ से बचाव को लेकर तैयारियां भी अब तेज हो गई है, जिसके तहत ही संभावित बाढ़ को देखते हुए 20 जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 25 टीमें तैनात कर दी गई। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में जवानों को कोरोना गाइडलाइन के तहत काम करना है। इस कारण से ही इन्हें पीपीटी किट, मास्क और सैनिटाइजर सहित राहत कार्य में जरूरत की सभी सामग्री दी गई है। जवानों के पास लगभग 20 बोट और 180 लाइफ जैकेट है। इसकी मदद से बाढ़ के दौरान लोगों को निकलना आसान होगा। अग्निपथ योजना के तहत 24 जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। अग्निपथ योजना को लेकर जहां विभिन्न राज्यों में विरोध देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस योजना को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अपना बयान जारी किया है और अग्निपथ योजना के तहत बहाली की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 में अग्निपथ योजना के तहत आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का सरकार का निर्णय उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो बल में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं कर सके। वहीं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि अगले शुक्रवार यानी 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद यह उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के भीतर joinindianarmy.nic.in पर अधिसूचना जारी की जाएगी। उसके बाद सेना भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। बिहार के पुरातात्विक स्थल और स्मारक पर होगी पर्यटकीय सुविधा। बिहार के पुरातात्विक स्थल और स्मारक पर्यटकीय सुविधाओं से लैंस होने वाली है। बिहार सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के संयुक्त प्रयास से यह प्रस्ताव जमीन पर जल्द ही उतरने वाला है। इस योजना के तहत आधिकारिक पर्यटक पुरातात्विक स्थल तक पहुंचे और यहां आने के दौरान उनके आवागमन से लेकर समय व्यतीत करने के दौरान ही हर जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि नए पर्यटकों को पुरातात्विक स्थलों से जोड़ने की मुहिम भी चलेगी। खासतौर से बच्चों और नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए कुछ नए प्रयोग भी किए जाएंगे। इनके संरक्षण, संवर्धन और सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव बिहार ने केंद्र को सौंपा है। इसको लेकर अंतिम निर्णय नई दिल्ली के अशोक कन्वेंशन सेंटर में भारत सरकार के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया है। राजगीर के साइक्लोपियन वॉल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे विशाल दीवार बनाई गई थी। इसकी लंबाई 45 से 48 किलोमीटर है, जो 5 पहाड़ियों पर मौजूद है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने दीवार का अवलोकन किया। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कराने के लिए टीम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजगीर का प्राचीन शहर राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी, जो बुद्ध के समकालीन थे। शहर के चारों तरफ एक किलाबंद दीवार के निशान पाए जाते हैं। इस दीवार को बड़े पैमाने पर अवांछित पत्थरों के साथ बनाया गया था।
बिहार में जारी बवाल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने दी सफाई। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में हो रहे प्रदर्शन के बीच भाजपा नेता और बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने सेना छात्रों को इसके फायदे बताने की कोशिश की है, जिसके तहत ही उन्होंने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पहले इस योजना के बारे में पूरी तरह जान ले, इसके बाद सभी इसे सराहेंगे। पूरी जानकारी मिलने के बाद छात्रों की नाराजगी अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को इस योजना को लेकर किसी तरह की आपत्ति है तो वो अपना सुझाव दे, इस तरह से कानून अपने हाथ में ना ले। बिहार विद्यालय के जिला न्यायालयों में भी होगी नॉन बैंकिंग से जुड़े विवादों की सुनवाई। बिहार के सभी निजी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में निवेश करने वालों से जुड़े मामलों या फिर किसी भी संबंधित विवाद का निपटारा अब सभी जिला स्तरीय कोर्ट में हो सकेगा। सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अब इस तरह के मामलों की सुनवाई करने के लिए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत मामले की सुनवाई करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। सभी जिला एवं सत्र न्यायालय को इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है। इसको लेकर ही अब सभी जिला एवं सत्र न्यायालय को इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही हाल ही में विधि विभाग के स्तर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। गलत जगह पार्क हुई गाड़ी की फोटो भेजने पर मिलेंगे 500 रुपए। अगर आप भी अब सड़क पर चलने के दौरान किसी गाड़ी को गलत जगह पर पार्क देखते हैं तो अब आपके पास जाम से निजात दिलवाने और 500 रुपए कमाने का मौका भी मिलने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये ऐलान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि वो सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। इसी के तहत अब यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिकों को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट पर लगाम नहीं चलेंगे सोशल मीडिया ऐप्स। बिहार में 18 जून को बंद से पहले राज्य सरकार ने 12 जिलों में इंटरनेट पर लगाम लगा दिया है, जिसके तहत ही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत 22 साइट पर और ऐप्स पर अगले 3 दिन तक किसी तरह का मैसेज आना जाना बैन कर दिया गया है। इस दौरान यूट्यूब पर वीडियो अपलोड भी नहीं किया जा सकेगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इंटरनेट के जरिए मैसेज के लेन देन को रोकने का आदेश जारी कर दिया है। जिन जिलों में ये रोक प्रभावी रहेगी उनमें कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण जिला शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बीते 3 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब तक विरोध प्रदर्शन के दौरान ही सरकारी संपत्तियों को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई गई है। क्या आप लगेगी 2 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन? जानिए भारत बायोटेक की राय। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी बात कह दी है। बीते दिन भारत बायोटेक की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित कोरोना रोधी टीका कोवैक्सीन 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित और कारगर पाई गई है। कंपनी ने यह दावा किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन दूसरे और तीसरे चरण के अध्ययन में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करने वाली साबित हुई है। इसको लेकर कोवैक्सीन का बड़े पैमाने पर अध्ययन और प्रकाशन किया गया है। ये पारदर्शिता के साथ बहुत उच्च स्तर का डेटा प्रदर्शित करता है। सीएम नीतीश ने सभी लोगों से बाल विवाह और दहेज प्रथा पर भी नजर रखने की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में वेबकास्टिंग के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का संबोधन किया। इस दौरान ही सीएम नीतीश ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जब साल 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका मिला था तब पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही कानून बनाने का काम हुआ था। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की गई। बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि शराबबंदी के क्रियान्वयन पर नजर रखे। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर भी नजर रखनी है। आज बिहार बंद करेगी राजद। सेना में 4 साल की संक्षिप्त अवधि के लिए संविदा पर बहाली की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के 22 जिलों में छात्र युवाओं का उत्पात बेबस और लाचार प्रशासन के आगे लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच सेना में बहाली की नई प्रक्रिया को लेकर चल रहे विरोध का महागठबंधन ने समर्थन किया है। साथ ही वाम दलों के छात्र संगठनों के अलावा दूसरे छात्र संगठन द्वारा शनिवार को बिहार बंद का समर्थन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो प्रदर्शन हो रहा है वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वो इस योजना का विरोध करेंगे और केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। राष्ट्रपति चुनाव की मैनेजमेंट टीम में बिहार के लाल का हुआ चयन।
देश भर में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर ही राष्ट्रपति चुनाव की मैनेजमेंट टीम का गठन भी हो गया है, जिसमें बिहार के लाल का चयन हुआ है। इस टीम में बिहार से सिर्फ ऋतुराज सिन्हा का नाम शामिल है, जबकि इस टीम के अन्य सदस्यों में कई केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम शामिल है। खबर के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव की इस मैनेजमेंट टीम का सदस्य बनाया गया है। वहीं मैनेजमेंट टीम की बात करें तो इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, जी किशन रेड्डी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, भारती पवार शामिल है। वहीं राष्ट्रीय पदाधिकारियों में ऋतुराज सिन्हा के अलावा भाजपा के 3 राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, सीटी रवि, तरुण चुंग का नाम शामिल है। कैंसिल हुई ट्रेन तो टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा। बिहार में जारी विरोध के बीच उपद्रवियों का सीधा निशाना बिहार रेलवे है। अग्निपथ के विरोध की वजह से ट्रेन यात्री लगातार परेशान हैं। वहीं बीते दिन ही 214 ट्रेनें कैंसिल हो गई। इनमें कई एक्सप्रेस ट्रेन भी है। पूर्व मध्य रेलवे CPRO वीरेंद्र कुमार ने इस दौरान बताया है कि जो ट्रेनें रद्द की गई है उनसे जुड़े यात्रियों का टिकट कैंसिल किया जा रहा है। कैंसिल कराने का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। यात्रियों को पूरे पैसे लौटाए जा रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जो ट्रेन रद्द हुई है उसका पूरा रिफंड मिलेगा ही मिलेगा। संजय जायसवाल ने अग्निपथ का विरोध करने वाले और रेलवे को नुकसान पहुंचाने वालों का बताया ब्यौरा। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में बीते दिन बिहार में और ज्यादा हिंसक विरोध का रूप ले लिया। इसके कारण ही रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अन्य सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है, जिनके बारे में ही अब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपना बयान दिया, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि अभी बिहार में जो भी हो रहा है उसके लिए राजद ही जिम्मेदार है। अभी जो प्रदर्शन चल रहा है उससे छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि संजय जायसवाल का बयान ऐसे समय में आया है जब बीते दिन ही उनके आवास को उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को दिया 72 घंटों का अल्टीमेटम। जहां एक तरफ आज राजद की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत ही उन्होंने बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपने ट्वीट में कहा कि युवाओं को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहिए। छात्र युवा संगठन आइसा, इनोस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने मोदी सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 18 जून को बिहार बंद बुलाया है। इस बंद को राजद लेफ्ट महागठबंधन ने समर्थन दे दिया है। दूसरी तरफ यूपी में भी शनिवार को जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने हर जिले में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महाराणा प्रताप और मुगल साम्राज्य का शासक अकबर के बीच में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। औरंगजेब ने 1658 में आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में 1946 को गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। शकुंतला देवी ने 1980 में 13 डिजिट के नंबरों का गुणा किया और 28 सेकंड में सही उत्तर दे दिया। MS स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला। भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच 2008 को 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता CV राघवाचार्यर का जन्म 1852 को तमिलनाडु के सेलम जिले में हुआ। सेनानी, सांसद और हिंदी के साहित्यकार सेठ गोविंद दास का निधन 1974 में हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का निधन 2002 में हुआ। भारतीय टीम ने की साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में वापसी। साउथ अफ्रीका को 82 रनों से हराया। टीम इंडिया ने राजकोट में खेले गए चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को 82 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी हासिल कर ली है। दिनेश कार्तिक 55 रन, हार्दिक पांड्या 46 रन और आवेश खान 4 विकेट भारत की जीत के हीरो रहे। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 169 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका टीम 16.5 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 87 रन ही बना सकी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है काजल मंडल, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, रंजन कुमार, गोनार शर्मा, अनवर करीम, कुश कुमार यादव, गौतम कुमार, भवानी कुमार, सुरेश प्रसाद, सुबोध कुमार, अतीक खान, हिमांशु कुमार, प्रीति कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच क्या आपने वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।